नमस्कार साथियों। आज 2024 का ये जो साल है, बस अब से चंद एक घंटे और शेष है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय रात के 11 बजे हैं साथियों। तो आज 2024 का जो ये वर्ष रहा है वह हमारे लिए कैसा रहा है, क्या कुछ घटा इस साल ने, क्या खोया, क्या पाया हम लोगों ने। तो चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी हूं और कानून की वकालत भी करता हूं, तो इस उद्देश्य से आज मैं केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वर्ष 2024 आते आते भारतीय कानून में और भारतीय समाज में क्या कुछ घटित हुआ, जिसको लेकर हम लोग प्रमुखता से उस पर निगाह रखा। और आने वाले 2025 में ऐसे कौन से सुधार हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हो सकता है ये जब मेरा वीडियो जब तक पोस्ट किया जाए तब तक 2025 हो जाए। तो साथियों, इस वर्ष अगर हम बात करें तो 2024 में 3 भारतीय नए कानूनों को लागू किया गया। यानी जो अंग्रेजी काल से चला आ रही पुरातन अंग्रेजी व्यवस्था थी, या जो पुराने कानून थे जो अनुपयोगी हो गए थे, उन्हें हमारे देश की संसद ने संशोधित करके 3 नए कानून उन 3 पुराने कानूनों को बदलकर इंप्लीमेंट किया। जैसे बात करते आईपीसी की जगह पर जो है भारतीय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया। 1 जुलाई 2024 को ये कानून पूरे देश में लागू है। उसके बाद भी देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर इन कानूनों के लागू होने के बाद भी अभी भी हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग, यानी जिसे हम पुरुष वर्ग कहते हैं, वह आज भी न्याय की दहलीज से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर पा रहा है। इसकी क्या वजह है? ये सच है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं को, लड़कियों को कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव और अन्याय होता है। लेकिन देश में एक ऐसी घटना घटी जो हाल फिलहाल में, उसी पर चर्चा करूंगा। एक घटना थी अतुल सुभाष का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर के रहने वाले थे, और उनकी पत्नी का नाम था निकिता। उनके बीच में डिस्प्यूट को लेकर जौनपुर की जो जिला अदालत थी उसमें कई मुकदमे दाखिल थे। यानी उनके खिलाफ, अतुल सुभाष के खिलाफ जो है क्रुएल्टी से लेकर अप्राकृतिक यौन संबंध और डाउरी केसेस और तमाम तरह के 125 मेंटेनेंस, ये घरेलू हिंसा का कानून, डाउरी केस, क्रुएल्टी का केस और तमाम तरह के केस जो है, वो तमाम तरह के आरोप अतुल सुभाष पर लगे थे। जैसा कि इस घटना ने देश को झकझोर दिया। यानी ये जो घटना घटी थी दोस्तों, इसमें 40 पेज का लगभग उनका सुसाइड नोट मिला है, और लगभग 1.5 घंटे का ये वीडियो, जिसपे उन्होंने बहुत भावुक और मार्मिक और हताश होते हुए अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए इन मुकदमों की वजह से अपनी जान दी। इसने पूरे देश को झकझोर दिया और तमाम लोगों ने अतुल सुभाष के लिए जस्टिस की मांग की। एक हैशटैग चला और जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में ये कैसा सिस्टम है जहां पर जीनोसाइड, जिसका जिक्र उन्होंने अपने जो है सुसाइड नोट में किया था, और उन्होंने कहा था ये जो भारतीय कानून है वह कहीं ना कहीं जीनोसाइड, पुरुषों के लिए जीनोसाइड साबित हो रहा है। यानी इसको ये कहें कि यह एक तरह से कानूनी नरसंहार है। और जिस तरीके से फैमिली कोर्ट की जज पर भी उसने सवाल पैदा किए, वो एक गंभीर प्रश्न और यक्ष प्रश्न के रूप में आया। यहां यह बात देखने वाली है कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी एक व्यक्ति जो प्यार में हार गया और आखिर उसने जो है अपने फैमिली डिस्प्यूट के चलते अपनी जान दे दी। यानी जो भारत में जो ये केसेस हैं, आज अमूमन देखा जा रहा है कि महिला के साथ अगर किसी का डिस्प्यूट होता है, फैमिली डिस्प्यूट होता है, अगर हम बात करें पर्टिकुलर हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसमें डाउरी केसेस, अप्राकृतिक यौन संबंध और घरेलू हिंसा 2005 यानी घरेलू हिंसा 2005
के तहत मुकदमा और ये मेंटेनेंस का केस जो नए कानून में 144 बीएनएस के थ्रू पत्नी जो है मेंटेनेंस का दावा करती है। तो इन नए कानूनों में भी महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान वैसे ही हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अभी तक देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस हैरेसमेंट को रोके। और इस घटना ने देश को झकझोर दिया और कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा संदेश और सोचने पर विचार कर मजबूर कर दिया हमारे नीति निर्माताओं को, सामाजिक चिंतकों को और हम सब जैसे जो लॉ के कानून के जो स्टूडेंट हैं, जो उसके पढ़ाई कर रहे हैं, जो उसकी वकालत कर रहे हैं, ऐसे हमारे पेशे के लोगों के लिए भी ये चैलेंज का विषय है। उस घटना ने हम सबको झकझोरा और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद ये चर्चा है कि क्या अतुल सुभाष की के साथ जो हुआ वो भविष्य में नहीं होगा। तमाम तरह के आप लोग देख रहे हैं, आए दिन जो है मुकदमे हो रहे हैं लड़कियों के साथ। ऐसा नहीं है गलत हो रहा है, लेकिन कभी कभी इन कानूनों का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसको रोके जाना हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी न्यायपालिका का, हमारे संसद का और हमारे नीति निर्माताओं का। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं पत्नी का और जो है पति के प्रति और इस पूरे 1.5 घंटे की सुसाइड नोट ने जो कहानी रखी गुरु, वो बहुत ही कह सकते हैं दुखद थी। लेकिन साल 2020 जाते जाते एक ऐसी अजब और गजब प्रेम कहानी आई जो ये सिद्ध कर दिया कि कलयुग में भी सावित्री हैं। और ऐसी कहानी नेपाली मूल की एक लड़की है सृजिता और उनके जो हस्बैंड हैं उनके बीच की कहानी है, जहां पर सृजना और विवेक जिनकी की 6 सालों से एक दूसरे को जानते थे और बाद में वो शादी करते हैं और शादी के कुछ दिनों बाद पता चलता है सृजना को डॉक्टरों ने बताया कि जो है विवेक 4th स्टेज के कैंसर, मस्तिष्क कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन वह फिर भी 6 महीने उनकी निरंतर सेवा करती रही। और इस पूरी कहानी में जैसे एक फिल्मी कहानी होती है, वहां लव और सस्पेंस होता है, लेकिन ये पूरी सृजना और विवेक की कहानी पूरी इमोशन से भरी है और इसने लोगों को दिलों को छू लिया। 2020 में 19 दिसंबर को सृजना लड़ते लड़ते आखिरकार भगवान ने उनका पति छीन लिया, लेकिन जो प्रेम की वो मिसाल पेश कर गई वो 2025 ही नहीं इस सदी में याद किया जाएगा। लोगों ने हीर रांझा को तो फिल्मों में देखा होगा, सावित्री की कहानी सुनी होगी पवित्रता में, लेकिन सृजना और विवेक का प्यार सोशल मीडिया के माध्यम से और उनकी सेवा और भाव देखकर लोग इमोशन होकर रह गए। इस 2024 में ये घटनाएं हमें आपको 2025 में भी जेहन में जिंदा रहने वाली है। यानी गुरु एक ऐसी कहानी थी सृजना और विवेक की, यानी कहा भी जाता है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी होती हैं और ये गुरु बिल्कुल ये वैसी ही कहानी थी जो कि आगे 2025 में भी सभी को याद रहेंगी और ये अमर प्रेम कहानी बन के रह गई सृजना और विवेक की, जहां पर अतुल सुभाष अपनी पत्नी की बेवफाई का आरोप लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। वहीं सृजना विवेक के लिए यमराज से भी लड़ती रही, लेकिन अंतोगत्वा इस शरीर ने जरूर, विवेक रूपी शरीर ने तो जरूर साथ छोड़ दिया, लेकिन विवेक के प्रति जो उनका अगाध प्रेम था वो कहीं न कहीं अमर हो गया और हमारी आपकी जुबान से वो हमेशा याद आ रहा है। और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये दोनों घटनाएं विशेष रूप से चर्चित रही। तो यहाँ सवाल ये होता है कि अगर हम ये देखें कि क्या वास्तव में जो सुधार भारतीय कानूनों में किया गया उसका समाज में और कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ये भी समीक्षा का विषय है। तो 2024 के आखिरी कुछ मिनटों में हमारा वीडियो इसी बात को लेकर है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति, यानी अतुल सुभाष फिर किसी पुरुष को शिकार न होना पड़े, जैसा कि उन्होंने जीनोसाइड कानूनी नरसंहार के रूप में वर्णन किया इन भारतीय 3 कानूनों की, इसका कोई फायदा न उठा सके, कोई गलत प्रयोग न कर सके। इसके लिए हमें आपको और हमारे देश के नीति निर्माताओं को एक बार फिर सोचना पड़ेगा और 2025 में एक नया सवेरा हो और किसी के साथ भी कानूनी दृष्टिकोण से
ऐसी घटनाएं करने के लिए अगर ऐसा है तो किसी को मजबूर ना होना पड़े। क्या कुछ आपका सुझाव है इस घटना पे, क्या कुछ कहना है? आप सभी को 2024 जो बीता उसकी भी बधाई और 2000 आने वाले 25 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो और हम लोग नए ऊर्जा के साथ बढ़ें और इस जीवन में अपने समाज देश के लिए कुछ अच्छा करते हुए आपस में मिलजुल कर रहे हैं। इन्हीं साथियों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ 2024 की वो यादें जो खट्टी मीठी खुशी और गम वाली रही, उन्हें हम अलविदा कहते हुए एक नई जीवंतता के साथ आप सबको इन लाइनों के साथ 2024 में विदा करेंगे कि काश ख्वाबों की भी सीढ़ियां होती, हमारी भी राजाओं महाराजाओं वाली पीढ़ियां होती। ये तकदीर का तय है, ये तकदीर का तय है, कौन खुश रहेगा या कौन गम सहेगा। सब मंजिल पर पहुंच गए, सब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो फिर सफर में कौन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों।